हाथों में तिब्बत का झंडा, चेहरे पर गुस्सा और जुबान पर एक ही नारा, फ्री तिब्बत। दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो तक हाल ही के दिनों में तिब्बती समुदाय एक बार फिर चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। विरोध की वजह चीन का नया जातीय एकता कानून है, जिसे तिब्बती अपनी पहचान, संस्कृति और धर्म पर सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। इसके साथ ही दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में चीन का दखल और पंचेन लामा विवाद ने भी इस आंदोलन को नई धार दे दी है। लेकिन ये गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत ना तो इस कानून से हुई है और ना ही पिछले कुछ सालों की किसी घटना से। इस विरोध की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में दबी हैं। एक ऐसा इतिहास जिसमें एक पहाड़ी देश की आजादी का दावा है, एक महाशक्ति के कब्जे का दावा है, एक धार्मिक गुरु का रातों रात अपना देश छोड़ना है और भारत की सरजमी पर शुरू हुआ 46 साल लंबा पुराना निर्वासन है। आखिर तिब्बत और चीन के बीच ऐसा क्या हुआ कि 7 दशक बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ? 1959 में दलाई लामा भारत क्यों आए? चीन तिब्बत को अपना हिस्सा क्यों मानता है और तिब्बती इसे कब्जा क्यों कहते हैं? इस कहानी को समझने के लिए घड़ी की सुई को 1 सदी पीछे ले जाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गुरप्रीत चीमा। दैनिक जागरण के खास शो फ्लैशबैक में आपका स्वागत है। साल 1912 चीन में करीब 250 साल तक शासन करने वाला चिंग राजवंश खत्म हो गया। बीजिंग की सत्ता कमजोर थी और इसी मौके पर तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगले करीब 4 दशकों तक तिब्बत ने अपना प्रशासन चलाया, अपनी करेंसी जारी की और दुनिया के सामने खुद को एक अलग राजनीतिक इकाई की तरह पेश किया। हालांकि अधिकांश देशों ने उसे औपचारिक मान्यता नहीं दी। दूसरी ओर चीन ने कभी तिब्बत पर अपना दबाव छोड़ा ही नहीं। यही वो मोड़ था जहां से इतिहास 2 हिस्सों में बंट गया, एक इतिहास चीन का, दूसरा तिब्बत का। आगे चलकर दोनों की यही अलग अलग व्याख्या दुनिया की सबसे लंबी जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। 1912 की बात है जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने तिब्बत को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी। यही वजह थी कि बीजिंग को हमेशा ये कहने का मौका मिलता रहा कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है, जिस पर अस्थायी रूप से उसका नियंत्रण कमजोर पड़ गया था। अब साल 1949 में गृह युद्ध खत्म होता है और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनती है। नई सरकार ने देश की सीमाओं को फिर से एकजुट करने का अभियान शुरू किया। बीजिंग की नजर तिब्बत पर थी। चीन का तर्क था कि तिब्बत सदियों से उसका अभिन्न हिस्सा रहा है और अब उसे दोबारा राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाया जाएगा। दूसरी ओर तिब्बत इसे अपना स्वतंत्रता पर हमला मान रहा था। दोनों दावों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा था। अक्टूबर 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल होती है। पूर्वी तिब्बत के चामदो क्षेत्र पर तेजी से नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। तिब्बती सेना चीनी सेना के मुकाबले बहुत कम थी और उतने संसाधन भी नहीं होते थे, तो तिब्बत यहाँ कमजोर पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ही महीनों बाद 1951 में 17 सूत्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चीन कहता है कि समझौते के जरिए तिब्बत ने स्वेच्छा से चीन का हिस्सा बनने और विदेश नीति का अधिकार बीजिंग को सौंपने की सहमति दी। वहीं तिब्बतन एक्साइल नेतृत्व का दावा है कि ये समझौता सैन्य दबाव में कराया गया, इसलिए इसकी कोई वैधता नहीं है। आज भी यही समझौता दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़े विवादों में गिना जाता है। इसके बाद चीन की गतिविधियां और मौजूदगी लगातार तिब्बत में बढ़ती रही। मार्च 1959 आते आते पूरे ल्हासा में अफवाह फैल चुकी थी कि दलाई लामा की जिंदगी खतरे में है और चीनी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये अफवाह और पुख्ता हो गई जब चीनियों ने दलाई लामा को 10 मार्च को ल्हासा में चीनी सेना के मुख्यालय में एक सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ये सुनते ही दलाई लामा के महल नोरबुलिंका के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई।
भीड़ को अंदेशा था कि ये आमंत्रण दलाई लामा को अपने जाल में फंसाने का चीनी षड्यंत्र था। उनका मानना था कि अगर दलाई लामा उस समारोह में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद मार्च 1959 में ल्हासा में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते विरोध हिंसक झड़पों में बदल गया। चीनी सेना ने विद्रोह को कुचल दिया। हजारों लोगों के मारे जाने और गिरफ्तार होने के दावे किए गए। हालांकि इन आंकड़ों पर दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हैं। भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव अपनी किताब द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 1962 में लिखती हैं, लोगों की चिंता इस बात से बढ़ी कि चीनियों ने दलाई लामा से समारोह में अपने अंगरक्षकों के बिना आने के लिए कहा था। इसी उथल पुथल के बीच 17 मार्च की रात 23 वर्षीय 14वें दलाई लामा ने अपना सबसे कठिन फैसला लिया। बताया जाता है कि वह साधारण सैनिक और आम नागरिक के वेश में रात के अंधेरे में ल्हासा से निकले। उनके साथ कुछ अनुयायी भी थे। कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों, दुर्गम दर्रों और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए ये काफिला दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। दलाई लामा अपनी आत्मकथा माई लैंड एंड माई पीपल मेमोइर्स ऑफ दलाई लामा में लिखते हैं, हम लोग 3 समूहों में रवाना हुए। सबसे पहले दोपहर में मेरे शिक्षक और कशाक के 4 सदस्य एक ट्रक के पीछे तारपोलिन के नीचे छिपकर निकले। इसके बाद मेरी माँ, मेरा छोटा भाई तेंजिन चौग्याल, बहन सोरिंग डोलमा और मेरे चाचा भेष बदलकर निकले। मेरी माँ और बहन ने पुरुषों के वेश धारण किया हुआ था। चीनी सेना से बचते हुए उन्होंने हिमालय पार किया। 31 मार्च 1959 को दोपहर 2 बजे दलाई लामा ने अब के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में छुतामंगू से याक की पीठ पर बैठकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया। सीमा पर उनका इंतजार कर रहे सहायक पॉलिटिकल ऑफिसर टीएस मूर्ति ने उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री नेहरू का संदेश भी उन्हें दिया। यहीं तय हुआ कि दलाई लामा के साथ आए सामान उठाने वाले कुछ लोग तिब्बत वापस भेज दिए जाएंगे और उनका सामान अब आगे भारतीय लोग उठाएंगे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को शरण देने का फैसला किया। बाद में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनका स्थायी ठिकाना बना। चीन ने भारत के इस फैसले का विरोध किया। यहीं से तिब्बत का मुद्दा भारत चीन संबंधों का भी एक संवेदनशील हिस्सा बन गया। इसकी परिणति 1962 में भारत चीन युद्ध के रूप में हुई। धर्मशाला में बसने के बाद दलाई लामा ने हथियारों के बजाय बातचीत का रास्ता चुना। उन्होंने द तिब्बतन एक्साइल कम्युनिटी की स्थापना की, जिसे आमतौर पर सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। हालांकि चीन इसे किसी भी रूप से मान्यता नहीं देता और इसे अलगाववादी संगठन मानता है। दूसरी ओर तिब्बती समुदाय निर्वासन में रहने वाले लाखों तिब्बतियों का इसे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि संस्थान मानता है। उधर बीजिंग दावा करता है कि आज तिब्बत पहले की तुलना में कहीं अधिक डेवलप और वेल्दी है। इसके उलट तिब्बत संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं आरोप लगाती हैं कि विकास के नाम पर तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना है कि तिब्बती भाषा की जगह मंदारिन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोनेस्ट्रीज की एक्टिविटीज पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और धार्मिक नेताओं की नियुक्ति तक में सरकार हस्तक्षेप करती है। यही वजह है कि तिब्बत का विवाद समय के साथ और बढ़ता जा रहा है। इसी विवाद का सबसे चर्चित अध्याय पंचेन लामा से जुड़ा है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में दलाई लामा के बाद पंचेन लामा दूसरे सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। दोनों संस्थाएं एक दूसरे के उत्तराधिकारी की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1995 में दलाई लामा ने 6 साल गेदून चोएकी नियमा को 11वें पंचेन लामा घोषित किया। इसके कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा सार्वजनिक जीवन में गायब हो गया। द तिब्बतन एक्साइल कम्युनिटी और कई मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने उसे हिरासत में लिया। हालांकि बीजिंग इस आरोप को खारिज करता है और कहता है कि उसकी निजता की सुरक्षा के लिए उसे सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया है। बाद में चीन ने अपनी ओर से एक दूसरे बालक
ग्यानचैन नोरवू को पंचेन लामा घोषित किया। तब से तिब्बती समुदाय और चीन के बीच दो अलग अलग पंचेन लामा की स्थिति बनी हुई है। यही विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि भविष्य में दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान को लेकर भी यही टकराव दोबारा सामने आ सकता है। दरअसल आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि 14वें दलाई लामा के बाद क्या होगा। दलाई लामा कई बार कह चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के बाहर भी जन्म ले सकता है और उसके चयन का अधिकार केवल तिब्बती बौद्ध परंपरा को है। दूसरी ओर चीन साफ कह चुका है कि अगला दलाई लामा चीनी कानून और परंपरा के अनुसार चुना जाएगा। यानी भविष्य में दुनिया 2 दलाई लामाओं का दावा भी देख सकती है। इसी बीच चीन ने हाल के वर्षों में तिब्बत को लेकर अपनी नीतियां और सख्त कर दी हैं। नया जातीय एकता कानून भी उसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजिंग का कहना है कि ये कानून चीन के सभी 56 जातीय समूहों के बीच राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और साझा पहचान को मजबूत करेगा। लेकिन तिब्बतन एक्साइल कम्युनिटी का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य तिब्बतियों की अलग संस्कृति और धार्मिक पहचान को कमजोर कर उन्हें हान चीनी समाज में शामिल करना है। यही कारण है कि हाल के विरोध प्रदर्शन में ये कानून सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इस विवाद में भारत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। भारत ने 1959 में दलाई लामा को शरण दी और तब से हजारों तिब्बती शरणार्थियों को रहने की अनुमति दी गई है। आज भारत में लगभग 70 से 80 हजार तिब्बती रहते हैं। हिमाचल प्रदेश का मैक्लोडगंज और धर्मशाला तिब्बतन एक्साइल कम्युनिटी का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा कर्नाटक के बायलाकुप्पे और मुंडगोड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और दिल्ली का मजनू का टीला भी तिब्बती समुदाय के प्रमुख ठिकानों में शामिल है। यहीं तिब्बती स्कूल, मोनेस्ट्रीज और अन्य कारोबार भी मौजूद है। फ्लैशबैक के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कैमरे के पीछे से थे प्रिंस सारंगल। मुझे यानी गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ऐसी अनदेखी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।